Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Old NCERT Class 7, Chapter 7, and the name of the chapter is Akbar. Now, it's a quite important and interesting chapter as well. देखते हैं. अकबर के बारे में देखें तो वो ओनली 13 ईयर्स के थे जब उनके फादर हुमायूं की डेथ हो जाती है और ये होता है 1556 में. आफ्टर दैट उनको प्रोक्लेम करा जाता है एज अ किंग, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा छोटे थे तो जो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अकेले एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको एक रीजेंसी काउंसिल बना के दी गई जिसमें जो बैरम खां होंगे उनको गाइड करेंगे, ठीक है, वेरियस अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में. अब ये जो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक छोटे बॉय के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी थी ना. उस टाइम को अकबर के लिए कहा जाता है कि जो अकबर थे इंटरेस्टेड थे इन पिजन फ्लाइंग में या फिर बेसिकली वो हंटिंग के लिए जाते थे, ठीक है. लेकिन साथ ही साथ अकबर के बारे में यह भी बताया गया है कि अकबर को कभी स्टडी पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट मेमोरी थी और उनको बुक्स रीड करना भी काफी अच्छा लगता था. अब जब वो काफी छोटे थे अपनी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है या गवर्नमेंट को जो हैंडल है वो नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनको एक गार्जियन को अपॉइंट किया गया था और उन गार्जियन का नाम था दैट इज द बैरम खान. बैरम खान उनके गार्जियन का नाम था. अब ये क्या करते थे बेसिकली, ये लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी वॉर होती थी, अंटिल जो अकबर थे वो इतने बड़े हो जाएं कि ये सारी की सारी चीजें वो खुद हैंडल करने लगे. नाउ अगर हम थोड़ा सा बैक टाइम पे जाएं और हुमायूं के अंडर में देखें तो जो हुमायूं थे वो अनसक्सेसफुल हो गए थे बेसिकली मुगल की पावर को नदर्न इंडिया में स्ट्रेंथन करने में, ठीक है. नदर्न इंडिया में उस टाइम पे मुगल की पावर जो थी वो स्ट्रेंथन नहीं थी. अब ये जो टास्क था बेसिकली ये आ गया था किसके ऊपर, ये आ गया था अकबर के ऊपर, बिकॉज अकबर के पास अब क्या था कि वो सक्सीड किया था उन्होंने हुमायूं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे उनकी नॉर्थ इंडिया में पावर, मुगल की पावर को स्टैब्लिश किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए. अब इसके चक्कर में उनका फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है विद द हेमू, ठीक है. तो जो अकबर है उनका जो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, अब ये काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है और ये किसके साथ होता है, दैट इज द हेमू. अब हेमू के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये कौन थे, तो हेमू को कंसीडर किया जाता है कि ये एक जनरल थे, वन ऑफ द अफगान प्रिंसेस के, और इन्होंने बेसिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया था इन द किंगडम्स ऑफ शेरशाह. ओके, और नेक्स्ट बैटल जो होता है वो भी हेमू के साथ ही होता है, ठीक है, और वो फेमस बैटल था दैट इज द पानीपत. अब इसमें अगर हम देखें तो जो मुगल की साइड से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे बैरम खान और अगेंस्ट जो थे वो थे हेमू. अब ये क्या करते हैं बेसिकली इस बैटल में हेमू की डिफीट हो जाती है और एक तरीके से जो अकबर हैं वो सक्सीड हो जाते हैं अपनी पावर को दोबारा से एस्टैब्लिश करने में नदर्न इंडिया में. ओके, और सिंपली अगर मैं कहूं तो अकबर ने डिफीट कर दिया था हेमू को और अकबर ने रीऑक्यूपाइड कर लिया था बेसिकली दिल्ली एंड आगरा. उस टाइम जो सीट ऑफ पावर उसको कंसीडर किया जाता था. नाउ वंस अगेन ये देखने को मिलता है कि जो मुगल की जो पावर थी एक तरीके से रीएस्टैब्लिश हो जाती है इन दी नदर्न इंडिया. ओके, तो मुगल अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर लेते हैं इन नदर्न इंडिया में. हमको अब उनकी पावर को दोबारा देखने को मिलती है. ओके, नाउ जब अकबर बेसिकली इतने बड़े हो जाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर पाए, उस टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि अब जो बैरम खान के अंडर में उनकी जो रेजेंसी थी उसको एंड कर दिया जाता है और सारे के सारे वो अफेयर्स अपने हैंड में ले लेते हैं और सिंपली गवर्नमेंट का चार्ज ले लेते हैं. ओके, ना अब उन्होंने स्टैब्लिश कर रखा था अपने आप को दिल्ली में और आगरा में बिकॉज वो इंपॉर्टेंट सीट ऑफ पावर थी. अब उनका फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव था कि कैसे एक्सटेंड किया जाए मुगल की पावर को. और सिंपली अगर हम कहें बेसिकली तो उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी वो उसको बेसिकली अडॉप्ट किया था. तो एक्सटेंड मुगल पावर इन ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, और सिंपली ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहां पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था और जहां नहीं था वहां पे वो अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहते थे. तो उन्होंने प्रोसीड किया, बेसिकली स्टार्ट किया कॉन्कर करने से वेरियस इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड फोर्ट्स. तो स्टार्टेड कॉन्करिंग इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड पोर्ट्स. अब वेरियस टाउन्स एंड पोर्ट्स को काउंटर करने का क्या रीजन था, रीजन ये था जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे टाउन है, उनको बेसिकली अपने अंडर में किया जाए और साथ ही साथ जो पोर्ट्स हैं जहां से ट्रेड होता है वहां पे भी किया जाए. तो दोनों ही चीजें, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी और साथ ही साथ जो रेवेन्यू है वो भी हमको मिलेगा, यानी सिंपली और पावर आ जाएगी और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज आ जाएंगे वेरियस कैंपेन्स को लीड करने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने कंट्रोल किया ग्वालियर को, अजमेर एंड इवन जौनपुर.
और साथ ही साथ अगर हम देखें बेसिकली ये भी हमको देखने को मिलता है, उन्होंने एनेक्स किया था किंगडम्स ऑफ मालवा, किंगडम ऑफ मालवा। अब ये जो किंगडम ऑफ मालवा था ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली। इसको एनेक्स करने के बाद अब वो डायरेक्टली इनकाउंटर हो रहे थे राजपूत किंगडम के साथ, बेसिकली एक तरीके का नेबरहुड शेयर करने लगे थे राजपूत किंगडम से। अब जो अकबर थे उन्होंने जो राजपूत थे उनके बारे में वेरियस सुन रखा था, और इनकी जो राजपूत पॉलिसी है बल्कि वो बहुत ही ज्यादा फेमस राजपूत पॉलिसी है, ठीक है, और काफी सक्सीड भी हुई थी ये राजपूत पॉलिसी। तो नेक्स्ट अकबर्स राजपूत पॉलिसी। सो अकबर राजपूत पॉलिसी के अंडर में अगर हम देखें तो उन्होंने राजपूत के साथ वेरियस फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे, फ्रेंडली रिलेशंस। अब ये फ्रेंडली रिलेशंस जो थे ये बेसिकली उन्होंने किस तरीके से एस्टैब्लिश करे थे, ये उन्होंने किए थे थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ठीक है। तो जो रॉयल मुगल्स हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बेसिकली जो राजपूत हैं उनका मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो रहे हैं, मैरिज अलायंस हो रहे हैं बिटवीन द फैमिलीज एंड वेरियस राजपूत रॉयल्स फैमिलीज के साथ, ठीक है। इवन इस पॉलिसी को परस्यू करने के लिए उन्होंने अपने आप ही मैरिड किया था नंबर ऑफ राजपूत प्रिंसेस से, ओके। और ये जो पॉलिसी थी फ्रेंडशिप और अलायंस की विद द राजपूत, इन्होंने मुगल्स की पोजीशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया था। तो इट मेड, और दिस पॉलिसी मेड मुगल्स पोजीशन स्ट्रॉन्गर। अब ये जो बेसिकली एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं बताया गया है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एरिया अगर मैं कहूं, ये जो एरिया है ये मुगल के अंडर में कंट्रोल में था। अब ये जो बी एरिया है बेसिकली ये है राजपूत। अब बेसिकली क्या हो गया था कि यहां पे अलायंसेस हो गया था, ठीक है, मुगल और राजपूत के अंडर में, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस थे। अगर मुझे सी एरिया को एनेक्स करना है, अब मैं डायरेक्टली फ्रंट से आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे फेस करना पड़ेगा बेसिकली जो सी है उसको डायरेक्टली, और चैलेंजेस होंगे काफी, ठीक है। लेकिन इस तरीके की जो राजपूत पॉलिसी थी जो और इनका एरिया था, तो काफी टाइम हमको देखने को मिलता है जो मुगल की जो आर्मी होती थी वो सेफ पैसेज प्रोवाइड करवाते थे उनको राजपूत, और बेसिकली इस तरीके से वो स्ट्रेटेजिक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी राजपूत पॉलिसी और राजपूत की जो हेल्प थी। और इसीलिए कहा जाता है कि जो राजपूत के साथ जो फ्रेंडशिप और जो अलायंस था उन्होंने मुगल्स की पोजीशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया था। साथ ही साथ बेसिकली ऐसा नहीं है कि मुगल्स को ही फायदा हुआ था, इवन जो राजपूत थे उनकी कैपेबिलिटी पे जो अकबर थे उनको काफी ज्यादा भरोसा था। यही रीजन था कि उन्होंने ग्रांट किया था हाई ऑफिसर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो राजपूत हैं उनको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोजीशंस भी दी जाती हैं, ठीक है। हाई पोजीशंस पर ऑल्सो ऑफर, हाई पोजीशंस वर offered. And Akbar thought India as a one entity, India as a single entity, और यही रीजन था कि बेसिकली वो कंट्रोल करना चाहते थे होल कंट्री, wanted to control whole country. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि यही रीजन था कि उन्होंने जो अपनी आर्मीज थी वेरियस डायरेक्शंस में, ठीक है, भेजी कि कॉन्कर करने के लिए एंड एनेक्स करने के लिए। सिंपली टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी, सेंड इज आर्मीज इन वेरियस डायरेक्शंस टू कॉन्कर एंड सिंपली टू एनेक्स द टेरिटरीज। ओके, ये रीजन था। और इन्होंने गुजरात को भी कॉन्कर किया था, ठीक है ना। अब गुजरात जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो ही कॉन्कर्ड गुजरात। और गुजरात को उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट क्यों कंसीडर करते थे, ओल्ड टाइम से ही अगर हम देखें तो बेसिकली वहां पे ट्रेड काफी ज्यादा होता था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जो रेवेन्यू है गुजरात का वो रेवेन्यू आता था वहां पे ओवरसीज जो ट्रेड होता था, मींस इंटरनेशनल ट्रेड से। सो ओवरसीज ट्रेड अगर हम देखें गुजरात का, तो वो अब क्या हो जाएगा, जब मुगल ने उसको एनेक्स कर लिया है तो सारा का सारा रेवेन्यू जो है मुगल एम्पायर में आना जाएगा। नाउ सिंस जो मर्चेंट्स ऑफ गुजरात थे बेसिकली वो ट्रेड करते थे, चाहे वो अरब्स हो, यूरोपियंस हो, ठीक है, और इनकम जो होती थी उनको ट्रेड से गुजरात को बहुत ही ज्यादा होती थी, ठीक है। और यही रीजन था कि उन्होंने बंगाल को भी इसी मोटिव से उसको एनेक्स किया था। नाउ बंगाल में अगर देखें, जो बंगाल को जब एनेक्स किया गया
वो भी काफी एक वैल्यूएबल तरीके का स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, बिकॉज वहां पे जो रेवेन्यू आता था वो रिच एंड फर्टाइल लैंड से आता था। सो बंगाल का जो रेवेन्यू था इट वॉज ऑफ रिच एंड फर्टाइल लैंड, कि वहां की जो लैंड है वो बहुत ही ज्यादा रिच है एंड फर्टाइल है, और साथ और ओवरसीज ट्रेड भी करते थे। ओवरसीज ट्रेड ये करते थे विद साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साथ ही साथ चाइना के साथ। और यहाँ के जो मर्चेंट्स थे बेसिकली वो एक्सचेंज करते थे टेक्सटाइल्स फॉर स्पाइसेस। फिर 1595 में हम देखें अगर, जो अकबर की जो आर्मीज थी उन्होंने कॉन्कर किया वेरियस रीजंस, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है सच एज काश्मीर, सिंध रीजन, ओडिशा एंड सेंट्रल इंडिया, ये रीजन्स उन्होंने कॉन्कर्ट किए। साथ ही साथ ये तो इंडिया की बात करें, अगर हम उस टाइम पे थोड़ी सी बाहर की बात करें, कांधार जो कि लोकेटेड है अफगानिस्तान में, उसको भी कॉन्कर किया। नाउ अब जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया था वो आ गया था अंडर मुगल कंट्रोल में, और साथ ही साथ अब क्लोज कांटेक्ट भी हो गए थे बिटवीन इंडिया और साथ ही साथ जो रीजन था नॉर्थ एंड दी वेस्ट ऑफ इट, सच एज वो सेंट्रल एशिया हो एंड पर्शिया हो। ओके, तो इस तरीके से जो रिलेशंस थे या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट्स थे आउटसाइड बाउंड्रीज से भी हो गए थे, सच एज वो सेंट्रल एशिया हो आइदर इट्स पर्शिया। ओके, बाय मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप, अब इन एरिया से फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गए हैं, तो अकबर ने क्या इंश्योर करने के लिए इनसे फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे थे? इट इज बिकॉज ये सेफगार्ड कर पाए, अकबर सेफगार्ड कर पाए अपना नदर्न फ्रंटियर, जो कि अर्लियर बेसिकली अगर हम देखें चाहे वो सल्तनत के टाइम में हो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। ओके, तो ये फ्रेंडली रिलेशन से या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट से वो सेफगार्ड करना चाहते थे अकबर अपना नदर्न फ्रंटियर को, जो कि हमेशा से ही एक हॉस्टाइल रहा था, और रीजन भी बना था बेसिकली डिफीट का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अगर हम देखें वो काफी ट्रबल एरिया था, और यहाँ पे अब उन्होंने सक्सेसफुली सेफगार्ड कर लिया है। एट द सेम टाइम बेसिकली उन्होंने इंक्रीज किया ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एंड पर्सिया, बिकॉज वहां पे सेफगार्ड है, अब वो वहां पे पीस प्रिवेल है, तो वहां का जो ट्रेड होगा वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो इट लीड्स टू द इंक्रीज इन ट्रेड, और इंक्रीज इन ट्रेड से क्या आ जाएगा? रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे आप और प्रॉस्पेरिटी कर सकते हो। तो सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया से ट्रेड स्टार्ट किया। नाउ इन इंडिया अगर हम ओनली आसाम देखें एंड पेनिनसुला देखें, वो इंडिपेंडेंट था, ठीक है, उस टाइम पे, और मेजोरिटेरली अगर हम नॉर्दर्न इंडिया देखें तो मुगल इंडिया के कंट्रोल में आ गया था। तो अब रह क्या गया था? ओनली आसाम एंड पेनिनसुला। दिस एरिया रिमेन्स इंडिपेंडेंट, मीन्स सम सॉर्ट ऑफ किसी भी तरीके का कंट्रोल इन एरियाज पे नहीं था। नाउ और जो अकबर थे, अकबर वॉज नॉट वेरी कीन ऑन ट्राइंग टू कॉन्कर द डेक्कन। वो डेक्कन को बेसिकली ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा से और ईगरली कॉन्कर करना चाहते थे, बट साथ ही साथ वो ये भी रियलाइज कर रहे थे कि ये जो डेक्कन है ये की है, अगर हमने डेक्कन को कंट्रोल कर लिया तभी हम जो पेनिनसुला का जो रीजन है जो कि अभी तक इंडिपेंडेंट है, हम उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, फिर इन्होंने कैंपेन स्टार्ट होती है, और इनमें जो फर्स्ट जो आते हैं दैट इज अगेंस्ट द किंगडम ऑफ अहमदनगर। अब अहमदनगर के अगेंस्ट जो कैंपेन थी ये एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग थी, बिकॉज ये 8 इयर्स तक चली थी, और यहाँ पे जो डेक्कन किंगडम्स थे उन्होंने अपने आप को बेसिकली बेस्ट पॉसिबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया था अगेंस्ट मुगल्स को, मींस इतने इजीली वो लोग नहीं हार रहे थे। ठीक है, फाइनली जो मुगल्स थे उन्होंने एनेक्स कर पाए, मुगल्स एनेक्स्ड खानदेश, बेरार एंड पार्ट्स ऑफ सिंपली किंगडम्स ऑफ अहमदनगर। ठीक है, टोटली नहीं, लेकिन हाँ कुछ पार्ट्स ऑफ किंगडम्स ऑफ अहमदनगर को वो लोग कॉन्कर कर पाए। अब जो मुगल एम्पायर था इस टाइम पे एक्सटेंड हो गया था बेसिकली एज फार एज गोदावरी रिवर, जहां तक गोदावरी रिवर का रीच है जो कि डेक्कन में लोकेटेड है। ओके, और जो अकबर थे नाउ बेसिकली वो बन गए थे एम्परर ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ अकबर became the emperor that constitute large part of India.
नेक्स्ट जो सब टॉपिक है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और सिंपली अकबर के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। नाउ बात करें अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये मिक्सचर था, ठीक है। अब ये मिक्सचर कैसे था? नाउ इसमें सब एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज देखने को मिलता है कि ये जो मिक्सचर था एग्जिस्टिंग इंडियन सिस्टम के साथ साथ कुछ नए आइडियाज बेसिकली जो मुगल्स ने बोरोड किए थे सेंट्रल एशिया और पर्शिया से, उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। तो कॉन्टिन्यूटी, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे और जो चेंज बेसिकली जो न्यू आइडियाज आए थे सेंट्रल एशिया से और जो पर्शिया से उन्होंने बोरोड किए थे, ठीक है। अब वेरी लिटिल चेंज वॉज मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस एंड द टाउन्स। अब जो चेंजेस अगर हम देखें तो जो विलेजेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन और वेरियस टाउन्स के थे, तो उनमें जो एग्जिस्टिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन था वही कंटिन्यू रखा। वेरी लिटिल चेंजेस, उसमें बहुत ही कम चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ओके, अर्लियर सिस्टम कंटिन्यूड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोकल ऑफिसर्स थे वो वहां के हिंदूज होते थे जो यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या टाउन्स में बेसिकली एडमिनिस्टर करते थे। समटाइम्स फार अवे विलेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं जहां पे जो पीपल्स थे उनको बेसिकली ये भी नहीं पता होता था कि जो न्यू डायनेस्टी थी वो रूल कर रही है दिल्ली पे, ठीक है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे इस तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो कंट्रोल बढ़ता गया तब पता चलता गया कि जो मुगल रूल है बेसिकली वो स्टैब्लिश हो गया है और इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल रूल वॉज फेल्ट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम देखेंगे तो वो है मनसबदारी सिस्टम। नाउ मनसबदारी को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, गो एंड वॉच इट। अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में जितना दे रखा है हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो मनसबदारी सिस्टम क्या है? बेसिकली एवरी नोबल, अगर मैं करूं कोई भी एक पर्टिकुलर नोबल की बात करूं, सिंगल नोबल की बात करूं, ऑफिसर जो कि वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे और सिविल सर्वेंट, ठीक है, इनको एक रैंक दी जाती थी और इसी रैंक को हम कहते हैं मनसब कहते हैं, ठीक है। और जो रैंक होल्डर होगा उसको हम कह देंगे मनसबदार। अब ये जो रैंक थी इसको बेसिकली किसके वैल्यूड में रखा जाता था? तो इट वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ माउंटेड सोल्जर्स। मींस जो रैंक दी गई है उसमें आपको बताया जाता था कि आपको कितने माउंट करने हैं सोल्जर्स, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे उसको वैल्यू करी जाती थी, ठीक है। और यही रीजन था, अगर हम देखें बेसिकली जो रैंक्स थी, जो हायर रैंक्स थी बेसिकली वो मोस्टली दी जाती थी जो किंग्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते थे, ठीक है ना। सो रैंक्स नॉर्मली गिवन टू द ऑफिसर्स एंड नोबल्स। और अगर हम इनकी जो रेंज देखें ये थी 10 to 5000। जितनी भी हायर रैंक्स होती थी ये किंग्स के क्लोज वंस को दी जाती थी और बाकी छोटे छोटे ऑफिसर्स को दी जाती थी। नाउ रैंक अगर हम देखें बेसिकली ये जो था ये हेरिडिटरी नहीं था कि अगर कोई एक ऑफिसर है तो वो इस रैंक को अपने लाइफ टाइम में ही क्या करेगा, बेसिकली एंजॉय कर सकता है, या फिर जो पावर एंड प्रिविलेजेस जो दी जाती थी बेसिकली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अगर कोई उसका सन जो है वो उसको इनहेरिट नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ ये जरूर है कि अगर वो ज्वाइन करना चाहे एम्परर की सर्विस को तो उसको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिकली उसको अपॉइंट किया जाएगा उसकी ओन रैंक पे, ना कि उसके फादर की रैंक पे। ओके, सो इस तरीके से बेसिकली ये जो सिस्टम था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ये मेंटेन कर पाए स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर हिज ऑफिसर्स। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनसबदारी? तो सिंपली अगर मैं कहूं तो इन ऑर्डर टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल over its officials। साथ ही नेक्स्ट ये लोग ट्रूप्स भी बेसिकली मेंटेन करते थे और ये एम्परर को जब भी इसकी जरूरत होती थी तो उनकी सर्विस में बेसिकली वो लोग स्टैंड होते थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है एनसीईआरटी में कि जो अकबर है, अकबर हैड अ सेलेक्ट बॉडी डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल, जिसके अंडर में एक स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी आर्म होती थी। सो उनको बहुत ही कम डेंजर था अगर जो मनसबदार है बेसिकली अपने ट्रूप्स अगेंस्ट यूज करते हैं एम्परर के, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो एम्परर है दैट इज द अकबर वो इजिली टैकल कर पाएंगे इस क्राइसिस को। नेक्स्ट जो एम्परर है बेसिकली वो रूल करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑफिसर्स। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ऑफिसर्स की बताया गया है दैट इज द वजीर और बख्शी। नाउ वजीर के बारे में कहा गया है कि जो वजीर हैं दे लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस, और जो बख्शी हैं ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की देखेंगे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। और साथ ही साथ ऑल द इंपॉर्टेंट पोजीशन है बट इनको इंश्योर किया गया कि सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। क्या रहेगा कि नाइदर ऑफ देम बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो टोटल कंट्रोल कर पाएंगे ओवर द एडमिनिस्ट्रेशंस। अभी भी मोस्ट पावरफुल अगर मैं पोजीशन देखूं, सिंपली अगर मैं देखूं तो वो एम्परर ही रहेगा, ठीक है। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी लेकिन
अंडर द एम्परर। ओके, जब चाहे एम्परर उनके ऊपर कंट्रोल रख सकते थे। साथ ही साथ बेसिकली अगर हम कहें तो देयर वाज अ चीफ स्टीवर्ड, खाने समान, जो अटेंड करते थे रॉयल हाउस होल्ड्स को। तो खाने समान who attend the royal households। इसी तरह चीफ काजी भी थे, चीफ काजी। अब ये जो चीफ काजी थे बेसिकली इनके अंडर में हाईएस्ट पोजीशन थी अमंग द जजेस, ठीक है। तो ये जजेस में हाईएस्ट पोजीशन को होल्ड करते थे। और अदर ऑफिशियल्स भी होते थे सच एज रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिशियल्स, जिनका काम होता था कि जो भी लैंड ग्रांट्स या कोई भी डोनेशंस जो एम्परर ने और उनकी फैमिली ने दिए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन रखना। अब ये जो वजीर हैं जो हम बख्शी हैं, ठीक है, ये हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है और इनके अंडर में वेरियस ऑफिसर्स वर्क करेंगे। ओके, और ये सारे एम्पायर में वर्क करेंगे। इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पता चलता था कि एम्पायर में क्या चल रहा है, एक तरीके के सेंट्रल ऑफिसर्स, ठीक है। साथ ही साथ जो एम्परर है वो ऑल्दो हेड ऑफ द हर डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है, सुप्रीम हेड थे, सारे डिसीजंस उनके अंडर में थे, लेकिन वो वेरियस एडवाइस लेते थे जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता था। तो 2 इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। एक तो है दीवान ए खास, दीवान ए खास एज ए नेम सजेस्ट खास। तो यहां पे अगर मैं कहूं तो ये हॉल है ऑफ प्राइवेट ऑडियंस का, ठीक है, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लोग उनसे डिस्कशन कर सकते थे या फिर कंसल्ट कर सकते थे कुछ। साथ ही साथ वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल थे, उसके लिए एक लार्ज ऑडियंस हॉल था जिसको हम कहते हैं दीवान ए आम, ठीक है ना, आम लोगों के लिए, सिंपली हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। पब्लिक ऑडियंस, एक प्राइवेट ऑडियंस के लिए एक पब्लिक ऑडियंस थे। और साथ ही साथ वो अपने पैलेस की जो बालकनी थी वो वहां पे भी अपीयर होते थे, ठीक है, और उसको हम झरोखे के नाम से जानते हैं, जहां पे लोग उनको देख सकते थे अपने एम्परर को। नाउ नेक्स्ट सी द टेरिटोरियल डिविजन्स अंडर द मुगल एम्पायर। अब जो मुगल एम्पायर था वो डिवाइडेड था बेसिकली एक तरीके का वर्टिकल स्ट्रक्चर में। अब वो वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या था, सबसे टॉप मोस्ट जो था सुबास आर प्रोविंस, ठीक है। और अगर हम अकबर के अंडर में देखें उस टाइम पे 15 सुबास थे। एवरी सुबा में तो था वो डिवाइड होता था नंबर ऑफ सरकार्स, तो इसके अंडर में सरकार होते था और बेसिकली ईच ऑफ दिस इनटू अ नंबर ऑफ परगनास, और उसके अंडर में परगनास होता था, ठीक है। अब परगनास में क्या कंसिस्ट होता था, यहां पे ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे टू कॉन्स्टिट्यूट सच एज, अगर मैं कहूं ग्रुप ऑफ विलेजेस, और 10 ग्रुप ऑफ विलेजेस, अगर मैं कहूं सिंपली 10 विलेजेस का ग्रुप एक बनके तो एक परगना होगा। इसी तरीके से वो वेरियस परगनास होते थे, ठीक है। अब जो गवर्नर है ऑफ द प्रोविंस और द सूबादार वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता था इन द प्रोविंस में, यानी जो सूबा है या फिर जो प्रोविंस है उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको गवर्नर अपॉइंटेड बाय द एम्परर, ठीक है, उनको अपॉइंट करेंगे और वो एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होता था, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ऑफिशियल्स भी देखते हैं हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाहे वो दीवान हो वो रिकॉर्ड रखेगा ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, और जो बख्शी है वो भी पोस्ट वहां पे मेंटेन की जाती थी। तो बख्शी क्या करेगा, वेरियस कॉन्टिन्यूस और रेगुलर रिपोर्ट्स भेजेगा कैपिटल में, और साथ ही साथ बेसिकली ये भी देखेगा कि आर्मी की तो जरूरत नहीं है, अटेंडेंट टू द नीड्स ऑफ द आर्मी इन सूबा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। और अदर ऑफिशियल्स भी होते थे जिनके आज भी हम नाम से जानते हैं, जिनको दैट इज द कोतवाल। अब ये जो कोतवाल थे बेसिकली ये जो ऑफिसर्स थे ये इंचार्ज थे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के, सो ही वाज इन चार्ज ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशंस भी होते थे जिनको समटाइम्स कहा जाता था कोतवाली, ठीक है। अब ये जो कोतवाल है इसका मेन वर्क क्या होता था, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर कैचिंग द क्रिमिनल्स, और साथ ही साथ ये इंस्पेक्ट करते थे वेट एंड मेजर्स को। यानी सिंपली अगर मैं कहूं एक तरीके के बेसिकली ये सम सॉर्ट ऑफ की कोई न्यूसेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, सच एज कोई वेट्स एंड मेजर्स को बेसिकली करप्शन तो नहीं कर रहा है, कुछ गलत तरीके से फॉर्जरी तो नहीं कर रहा है, कुछ और एज अ चीट तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें वो देखते थे कि मर्चेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, सो दैट नो वन कुड बी चीटेड बाय देम। अनदर जॉब जो उनका कोतवाल का था बेसिकली वो रजिस्टर मेंटेन करते थे। अब ये जो रजिस्टर था एक तरीके की ये सेंसस थी, ठीक है ना। अब ये जो रजिस्टर में उसमें जो भी पर्सन लिविंग होता था आसपास के एरियाज में भी, चाहे वो कोई विजिटिंग फॉरेनर ही क्यों ना हो, सब चीज उसमें मेंटेन होती थी। सिंपली अगर मैं कह सकता हूं तो इसको एक तरीके के सेंसस ऑफिसर्स कि हर चीज वो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन कोई भी है, चाहे वो फॉरेन है चाहे वहां का रहने वाला है, बेसिकली हर चीज को रिकॉर्ड करते थे। नाउ अकबर जो थे उनको रियलाइज हुआ कि सम टाइम्स जो ऑफिसर्स हैं बेसिकली अगर वो एक जगह पे काफी टाइम तक रह रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो काफी वहां पे पावरफुल हो जाए, ठीक है। तो अकबर वर अंडर द इंप्रेशन दैट कि लेट्स सर्च ए ऑफिशियल है
और वो एक जगह पे 10 साल हो गए उसको रहते हुए, ठीक है। अब वो क्या है, वहां पे पावरफुल हो चुका है, इसको हर चीज उसको पता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अब वो क्या है, अब वो हो सकता है कि वो हैरेस करना भी स्टार्ट कर दे द पीपल्स अंडर हिम, बिकॉज वो काफी पावरफुल हो चुका है काफी टाइम में। सो ही स्टेटेड दैट जो ऑफिशियल्स है उनका रेगुलर ट्रांसफर होना चाहिए, ऑफिशियल्स शुड बी रेगुलर ट्रांसफर, सो दैट इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो पाए कि एक जगह पे ज्यादा दिन रह के वो पावरफुल हो जाए, ठीक है, और बेसिकली हैरेस करना स्टार्ट कर दे या इवन चैलेंज कर दे मुगल की अथॉरिटी को, ट्रांसफर अगर वो काफी टाइम हो जाए एक जगह पे, ठीक है। इन पास जो वजीर्स एंड जो मिनिस्टर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और काफी टाइम्स बेसिकली वो लोग चैलेंज भी क्रिएट कर देते थे इवन अपने एम्परर्स के लिए। तो इसी को टैकल करने के लिए इस टाइम पे हमने क्या देखा था, इस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो लिए जाते थे और अकबर जो थे उन्होंने काफी अच्छे से इन सब चीजों को मैनेज किया था और इसीलिए इस टाइम पे जो एम्परर थे वो मोस्ट पावरफुल एक हम पोजिशन देखने को हमको मिलती है। नेक्स्ट देखिए द इनकम ऑफ द स्टेट, द इनकम ऑफ द स्टेट, मेन क्या क्या सोर्सेस थे इनकम के मुगल एम्पायर में। तो जो मुगल गवर्नमेंट थे बेसिकली वो कलेक्ट करते थे अपने रेवेन्यू को टू सोर्सेस से, ठीक है। तो टू सोर्सेस थे, फर्स्ट लैंड एंड सेकंड ट्रेड। मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो था वो किसमें स्पेंड होता था, बेसिकली वो सैलरी पे करने में होता था ऑफिशियल्स के, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर एक लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू देखूं मैं, so most of revenue स्पेंड हो रहा है by paying salary to the officials, because number of officials देखने को मिलते हैं by paying officials salary, और इसी के थ्रू तो अच्छे से इफिशिएंट स्मूथ फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन की हो पा रही है बिकॉज वेरियस ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं। ना जो हायर ऑफिशियल्स होते थे बेसिकली उनको काफी लार्ज सैलरी मिलती थी, ठीक है, और यही रीजन था कि वो लोग लग्जरी में भी अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। और ना जो अकबर थे अपने ऑफिशियल्स को सैलरी कैश में देना चाहते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल नहीं हो पाता था और उनको वेरियस ग्रांट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और सिंपली अगर मैं कहूं जागीर्स भी देना पड़ जाता था। अब जो ऑफिसर्स जो बेसिकली कलेक्ट करते थे जागीर, जो उससे रेवेन्यू होता था वो इक्विवेलेंट होता था उनकी सैलरी के। अब ये जो ऑफिसर्स हैं बेसिकली इनको पे करी जाती है इनकी सैलरी थ्रू दी लैंड ऑफ रेवेन्यू, तो ये और ग्रांट ऑफ रेवेन्यू, तो ये काफी ज्यादा नेसेसरी था कि हम फाइंड कर लें कि हाउ मच रेवेन्यू जो कि एक ईच विलेज बेसिकली वहां पे आता है। तो ये काफी इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा एम्परर के लिए कि वो ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट दे पाए। अगर हमें पता चल गया लेट्स से 5 विलेजेस हैं ABCDE, ठीक है, और हर एक का ऑफिशियल्स और सिंपली एस्टिमेट हमको पता चल गया कि कितना रेवेन्यू यहाँ से आता है, यहाँ से आता है 10, 20, 30, 40, 50, और मुझे लैंड ग्रांट्स देनी या फिर जागीर डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमारे ऑफिशियल्स को, तो एज पर जितना भी उनकी सैलरी होगी उसको एस्टिमेटेड तरीके से मैं इन रेवेन्यू का ऑलरेडी मुझे एसेस कर चुका हूं मैं अपने विलेजेस का, मुझे पता है कहां से कितनी सैलरी आ रही है, इस तरीके से मैं उनको अलॉट कर दूंगा, ठीक है। और अकबर ऑल्सो वॉन्टेड की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्रोड्यूस एंड रेवेन्यू ऑफ हिज एम्पायर, ठीक है, रेवेन्यू कितना आ रहा है टोटल एम्पायर से और कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट वो चेक कर पाएंगे जो बेसिकली अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को सेंड किया जाता है। यूजली जो स्टेट है इट टुक 1/3 ऑफ इट्स प्रोड्यूस, 1/3 ऑफ इट्स प्रोड्यूस, ठीक है, और ये जो एज ए टैक्स और सिंपली मैं उनको कहूं कि इनकम है ये स्टेट की, और प्रेफर करते थे रेवेन्यू लेना बेसिकली कि मनी में पे किया जाए इसको। नाउ प्रॉपर तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक टास्क असाइन किया राजा टोडरमल को, राजा टोडरमल को बेसिकली उनसे कहा कि आप एस्टिमेट बनाइए लैंड रेवेन्यू का, टू कार्व आउट द एस्टिमेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। रीजन क्या था, बेसिकली केयरफुल रिकॉर्ड रखना काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो केयरफुल रिकॉर्ड जो होगा और साथ ही साथ वो अप टू डेट होगा, तो ये जो असेसमेंट है ये बेसिकली ना एम्पायर को हेल्प करेगा, साथ ही साथ पीजेंट्स को भी हेल्प करेगा, बिकॉज उनको पता होगा कि बेसिकली जितना कितना प्रोड्यूस है वो उनके पास रहेगा और कितना उनको एज ए टैक्स या फिर स्टेट को देना है, ओके। साथ ही साथ ये जो हो गया लैंड रेवेन्यू की बात। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ऑल दो ट्रेड का अगर हम शेयर देखें रेवेन्यू में तो वो कम था विद रिस्पेक्ट टू और सिंपली लेस था विद रिस्पेक्ट टू लैंड रेवेन्यू। सम
प्रोविंसेस थे सच एज चाहे वो गुजरात हो या बंगाल हो, वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस थे, ठीक है। वहां पे जो ट्रेड था वो एक तरीके का काफी ज्यादा प्रॉस्परस था और यही रीजन था वहां के जो रिस्पेक्टिव सूबास थे वो काफी रिच थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बेसिकली ये जो ट्रेड होता था, चाहे वो कैरावंस ऑफ कैमल्स हो या फिर बुलक वैगन्स हो, उनसे वो लोग गुड्स लेके आते थे इंडिया में। सम ऑफ द टाइम्स जो ट्रेडर्स हैं वो इवन हमारे फ्रंटियर्स को भी क्रॉस करके हमारे यहाँ से गुड्स लेके जाते थे सेंट्रल एशिया, पर्शिया या फिर इवन रशिया में ट्रेड करने से। तो ये जो ओवरसीज ट्रेड था, इसका अगर मैं एक तरीके का ओवरसीज ट्रेड, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हमको देखने को मिलता है अंडर दी मुगल टाइम्स, और यही रीजन भी था कि इसके थ्रू जो इनकम होती थी वो भी मुगल्स की काफी इंक्रीज होता थी। बिकॉज अगर आप कहीं से पास से मुगल की जो टेरिटरीज है उनको यूज कर रहे हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, और वहां से अगर आप जा रहे हो तो भी टैक्स देना पड़ता था। साथ ही साथ जो इंडियन कोस्ट लाइन थी वहां पे भी वेरियस पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था, और जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो एक्सपोर्ट करते थे अपना टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्टपीटर एंड स्पाइसेस, जिनकी ग्रेट डिमांड्स थी ऑल ओवर उस टाइम वर्ल्ड में। सो इट वाज इन कनेक्शन विद द ओवरसीज ट्रेड, जो कि नंबर ऑफ यूरोपियन जो थे वो विजिट करते थे कोर्ट ऑफ अकबर में, ठीक है। तो अकबर के कोर्ट में वेरियस यूरोपियंस ने भी क्या हुआ था, विजिट किया था। तो वेरियस यूरोपियंस विजिटेड अकबर्स कोर्ट। रीजन क्या था, बिकॉज उन्होंने सुन रखा था कि जो इंडिया है वो एक प्रॉस्परस कंट्री और वहां का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसी तरीके से वेरियस यूरोपियंस आए थे। फर्स्ट जो आए थे वो थे पोर्चुगीज, ठीक है, और पोर्चुगीज उनके टाइम से पहले ही ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके थे अपने ट्रेडिंग सेटलमेंट्स, ठीक है, और बेसिकली अगर मैं कहूं तो वो ट्रेड करते थे जो कि वेस्ट कोस्ट में हमारे इंडियन मर्चेंट्स हैं। अब साथ ही साथ जब इंग्लिश मर्चेंट्स ने ये सुना तो उनको पता चला कि जो इंडिया का है वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ठीक है, जो पोर्चुगीज है उसको काफी ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ तो उन्होंने अपने भी लोग भेजे अकबर की कोर्ट में कि जाइए आप परमिशन लीजिए जाके कि हम लोग भी ट्रेड कर पाए सेम जगह पे जहां पे पोर्चुगीज ने अपनी ट्रेडिंग सेटलमेंट करके वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट अकबर जो थे बेसिकली ही वाज नॉट रेडी, और सिंपली सेज दैट कि ही वाज नॉट टू कीन टू गिव परमिशन टू सो मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको था कि ये जो है ट्रेड का जो बैलेंस एक तरीके का डिस्टर्ब हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम्स और क्रिएट ना हो जाए। तो ऐसा नहीं था कि सारे जितने भी यूरोपियंस आते गए उनको परमिशन देते गए। तो नेक्स्ट सब टॉपिक इज लिटरेचर एंड द फाइन आर्ट्स। तो जो अकबर थे ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने स्टार्टिंग में कि उनको स्टडी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी फैमिलियरिटी विद द बुक्स और उनका जो बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट था वो काफी ज्यादा था। यही रीजन था कि वो वेरियस बुक्स को रीड करते थे, और जब वो बुक्स पढ़ते थे तो केम अक्रॉस द वेरियस आइडियाज। ओके, तो वेरियस आइडियाज जो उनको बुक पढ़ने से मिलते थे, अब ये आइडियाज वो डिस्कस करते थे, ठीक है, और ये जो डिस्कस करते थे इनमें फिलोसफर्स होते थे, फिलोसफर्स के साथ वो आइडियाज डिस्कस करते थे, साथ ही साथ वेरियस स्कॉलर्स होते थे एंड राइटर्स होते थे। तो इस तरीके से अपनी नॉलेज को वो एनरिच करते थे। साथ ही साथ अकबर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्री, उनको पोएट्री बहुत ज्यादा पसंद थी, पोएट्री बहुत ज्यादा पसंद थी, और कभी कभी जब वो बेसिकली कुछ बातें बताते थे या फिर अपना आइडिया डिस्कस करते थे तो कोट भी करते थे मैनी पोएम्स को। और अगर हम देखें तो जो अकबर का जो इंटरेस्ट था कि बुक्स रीड करते थे, वेरियस आइडियाज को डिस्कस करते थे, पोएट्री का भी बहुत शौकीन थे वो, लेकिन जो इंटरेस्ट था उनका नेचुरल साइंस में वो हमको ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो नेचुरल साइंस में उनका इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलता है, और इसी तरीके से उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि यही रीजन था बेसिकली कि ये एक अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज जो रेनेसा की जो स्पिरिट चल रही थी उस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पे जो न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ रही थी जैसे पोर्चुगीज का हो गया, ठीक है, और इट इज बिकॉज ऑफ उनका लैक ऑफ नेचुरल साइंस में इंटरेस्ट, यही रीजन था कि जो इंडिया जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया साइंस में, बिकॉज वो उन पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर पा रहे थे। तो यही रीजन था कि इंडिया वुड नॉट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेसिकली उनके क्लोज फ्रेंड्स में, तो उनके 2 क्लोज फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो वेरियस डिस्कशन करते थे, और उनका जो नाम है और वेरियस फेमस है दैट इज द अबू फजल एंड दूसरे फैजी। जो अबू फजल थे उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी दैट इज द अकबरनामा, और ये जो अकबरनामा है इसको अगर हम कहें तो सिंपली विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ अकबर, इन्होंने अकबर की लाइफ के बारे में वेरियस
बातें को डिस्कस किया था इस अकबरनामा में। इनमें एक पर्टिकुलर सेक्शन था जो था इन ए अकबरी, वेरियस वॉल्यूम्स में थी और उनमें से एक वॉल्यूम थी इन ए अकबरी। नाउ इन ए अकबरी जो है बेसिकली वो डील करती थी विद रिस्पेक्ट टू दी लॉज एंड जो उस टाइम पे जो रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम जो कि मुगल एम्पायर में उस टाइम पे प्रेवलेंट था। ओके, एम्पायर में प्रेवलेंट था। साथ ही साथ उन्होंने बेसिकली वेरियस कंडीशन जो उस टाइम में एम्पायर्स की थी उसको भी मेंशन किया है। तो कंडीशन अंडर दी मुगल एम्पायर इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट जो थे फैजी, फैजी एक पोएट थे और ये पर्शियन लैंग्वेज में पोएट्स को और सिंपली पोएम्स अपनी राइट करते थे। अभी जो पर्शियन लैंग्वेज है इसके बारे में बताया गया कि ये उस टाइम की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इट वॉज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर और वो पर्शिया थी। और यही रीजन था कि काफी लोग एजुकेटेड करते थे अपने आप को पर्शिया में, बिकॉज वो क्या है जो गवर्नमेंट की वर्किंग है उसमें यूज होने वाली लैंग्वेज है। और जो अकबर थे और उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो साथ ही साथ एनकरेज करते थे वेरियस ट्रांसलेशंस। अब जो पर्शियन है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जो ट्रांसलेशन होंगे ऑब्वियस है वो वेरियस पर्शियन लैंग्वेजेस में होंगे। और इनका किन का ट्रांसलेशन होगा उस टाइम पे जो फेमस बुक्स हो जाएंगी, सच एज अगर मैं देखूं महाभारत हो गया जो संस्कृत का इंपॉर्टेंट बुक थे, रामायण हो गया, ठीक है, इनको ट्रांसलेट किया था एट दिस टाइम। एंड जो अबू फजल थे बेसिकली उन्होंने रोट किया था द प्रीफेस टू द पर्शियन टेक्स्ट। तो अबू फजल के बारे में यह भी कहा जाता है कि ही ऑल्सो रोट प्रीफेस टू पर्शियन टेक्स्ट, प्रीफेस टू पर्शियन टेक्स्ट। साथ ही साथ जो अदर स्कॉलर्स भी थे जो कि रोड करते थे बायोग्राफीज ऑफ वेरियस सुल्तान्स एंड किंग्स की इन संस्कृत में। ओके, और उनको भी लार्ज डोनेशंस मिलती थी विद रिस्पेक्ट टू द जो स्कॉलर्स पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। तो ऐसा नहीं था किसी में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में आपको लिखना है, लेकिन उस टाइम पे ऑल लैंग्वेज भी प्रिवलेंट थी, सच एज संस्कृत भी काफी ज्यादा प्रिवलेंट थी। साथ ही साथ इस टाइम पे हमको यह भी देखने को मिलता है जो वेरियस पोएट्स थे उन्होंने अपनी जो पोएट्स थी और जो पोएट्री थी वो हिंदी में लिखना शुरू कर दी थी, या फिर हिंदी लैंग्वेज का भी इस टाइम पे हमको जो वेरियस वर्क है वो देखने को मिलता है। उसमें से अगर हम फेमस कुछ बात करें तो वो आते हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य हो गए, ठीक है, दूसरे हो गए केशवदासा और केशवदास कह सकते हैं उनको, और नेक्स्ट हो गए रहीम। अब जो रहीम के जो कपलेट्स हैं अपनी जो दोहास हैं वो अभी भी रिसाइट किए जाते हैं और वो वेरियस काफी ज्यादा फेमस है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम वर्क देखें तो वो आते हैं तुलसीदास का। तुलसीदास का देखें तो इन्होंने स्टोरी ऑफ रामायण को लिखा था बेसिकली, जिसको हम कहते हैं और जानते हैं रामचरित्र मानस के नाम से, रामचरित्र मानस। और ये जो तुलसीदास की जो पोएम है ये काफी पॉपुलर है अमंग द पीपल्स बेसिकली जो हिंदी स्पोक करते थे। नाउ अगर हम अबू फजल और जो फैजी जो है इंपॉर्टेंट पर्सन थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है, अकबर के। साथ ही साथ एक और फेमस पर्सनैलिटी हमको अकबर के कोर्ट में देखने को मिलती है जो कि थे मियां तानसेन। अब जो तानसेन थे वो एज प्रोफेशनली सिंगर थे, तो काफी ज्यादा एक फेमस सिंगर थे, उनका बहुत ज्यादा नाम था। ओके, जो तानसेन थे उनको ये कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने उस टाइम पे जो हिंदुस्तानी स्कूल था, स्कूल ऑफ म्यूजिक, उसको काफी ज्यादा एनरिच किया था। अब ये जो एनरिच किया था ये किससे किया था, बेसिकली उन्होंने ऐड किया था वेरियस स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग और बेसिकली वेरियस रागास को इन्होंने इनोवेट किया था। तो बाय एडिंग वेरियस रागास, और उनमें से एक फेमस राग है राग दरबारी। इस राग दरबारी ये जो राग है इसको ये कहा जाता है कि जो तानसेन है उन्होंने डेडिकेटली और स्पेशली कंपोज किया था अकबर के लिए। तो ये जो हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक है इस टाइम पे, ऑल्दो तानसेन ने उसको काफी ज्यादा एनरिच किया था, लेकिन इस टाइम पे हमको जो एलिमेंट अवेलेबल थे पर्शियन म्यूजिक में उसका भी हमको एक ब्लेंड देखने को मिलता है। तो हिंदुस्तानी स्कूल में हमको पर्शियन ब्लेंड देखने को मिलता है, पर्शियन म्यूजिक के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमको देखने को मिलते हैं, और इसने फर्दर एनरिच किया था बिकॉज अब क्या हो रहा है, एसिमिलेशंस ऑफ वेरियस क्या हो रहा है, स्कूल्स हो रहा है, म्यूजिक स्कूल्स। तो कुछ जो अच्छे अच्छे एलिमेंट्स थे वो भी इसमें डाले गए थे। नाउ साथ ही साथ अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो नंबर ऑफ पेंटर्स बेसिकली वहां पे उनको क्या था कि वर्क करवाया जाता था और सिंपली कोर्ट्स में रहते थे। और इन जो पेंटर्स का काम था
कि टू टाइप से ये लोग काम करते थे, ठीक है। जो मेन काम होता था इनका कि ब्यूटीफुल मिनिएचर्स पेंटिंग बनाना, ब्यूटीफुल मिनिएचर्स पेंटिंग्स बनाना। अब ये जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं और सिंपली मिनिएचर टाइप की जो पेंटिंग्स हैं, ये इसलिए बनाया जाता था कि वो इलस्ट्रेट कर पाए बुक्स जो लाइब्रेरी में उस टाइम पे अवेलेबल थी, ठीक है। और ये जो पेंटेड थे, बेसिकली जो पेंटर थे, इसमें भी हमको मिक्स देखने को मिलता है इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल। तो ये भी हमको मिक्सचर देखने को मिलता है इसमें कि कुछ इंडियन स्टाइल और साथ ही साथ कुछ पर्शियन एलिमेंट्स भी हमको देखने में मिलते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर पेंटिंग्स ही क्यों ना हो। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें कि जो पर्शियन का जो ब्लेंड होता था उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते थे जो इजीली नोटिसेबल हो जाते थे कि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं देखने से कि ये हिंदूज और सिंपली इंडियन एलिमेंट है या फिर पर्शियन एलिमेंट्स है। नाउ मेनी ऑफ जो पेंटर्स देखें जो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे कोर्स में, वो हिंदूज होते थे, ठीक है। साथ ही साथ वो हमको कैसे पता चला है कि सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो हिंदूज ने पेंटिंग्स बनाई है, इट इज बिकॉज जो वो साइन करते थे तो उसके थ्रू हमने बेसिकली एनालाइज किया है पेंटिंग्स में, तो ये हमको पता चलता था कि ये मोस्टली इंडियन और हिंदूज पेंटर्स होते थे। अब ये जो पेंटर्स थे ऐसा नहीं था बेसिकली लोकली अवेलेबल थे, ये आते थे वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे वो गुजरात हो गया, कश्मीर हो गया, डेक्कन। अब ये जो जब गुजरात, कश्मीर और जो डेक्कन से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से अपॉइंट किए जाते थे जो भी स्पेशलिस्ट होते थे, तो यहाँ पे हमको एक लोकल स्टाइल्स भी देखने को मिलता है, यानी ब्लेंड ऑफ लोकल स्टाइल भी देखने को मिलता है। तो ये भी एक यूनिक फीचर हो जाता है इस टाइम की पेंटिंग्स में। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें जो पेंटर्स थे उनको मेनली अपॉइंट किया जाता था कि आप मिनिएचर पेंटिंग्स बनाएं जो इलस्ट्रेट करेंगे बुक्स को। साथ ही साथ जब ये लोग फ्री हो जाते थे या सिंपली जब वर्क नहीं होता था तो ये सीन्स बनाते थे जो कि डिपिक्ट करता था लेजेंड्स स्टोरीज, चाहे वो इंडिया की हो या फिर पर्शिया की। ओके, तो डिपिक्ट legend stories, either it is of Indian in origin या फिर पर्शियन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लेजेंड्स ऑफ यंग कृष्णा, ठीक है, जो गाय चराते हुए। साथ ही साथ अगर हम लव टेल की बात करें तो लैला एंड मजनू का आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम देखें बट मोस्ट ऑफ जो पेंटिंग्स जो अकबर कोर्ट की थी वहां पे उनकी लाइफ से रिलेटेड ही पेंटिंग्स बनाई जाती थी और जो मैटर्स रिलेटेड टू विद रिस्पेक्ट टू दी मुगल कोर्ट, तो वहां पे हमको इसी टाइप की पेंटिंग्स मिलती हैं। अलग डिफरेंट जगह इस टाइम पे जो पेंटिंग्स प्रेवलेंट थी उनकी ये थीम्स हो सकती थी, लेकिन जो अकबर के कोर्ट में हमको देखने को मिलती है पेंटिंग्स, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उनकी लाइफ से रिलेटेड सीन्स होते थे या फिर मुगल कोर्ट से रिलेटेड सीन्स होते थे। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बुक्स। अब जो बुक्स थी बेसिकली उसको सिर्फ और सिर्फ जो अर्लियर टाइम्स पे हम लोग पाल्म लीव्स यूज करते थे या फिर ब्रिच बार्क यूज करते थे, अब उस टाइम पे क्या हो गया था कि जो चाइनीज थे वहां पे पेपर इन्वेंट हो गया था। अब ये जो पेपर था हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और सिंपली चाइनीज एक्सपोर्ट करते थे वेस्टर्न एशिया से और वेस्टर्न एशिया से इंडिया में आता था, ठीक है। सो इन 13th सेंचुरी जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंपोर्टिंग पेपर, स्टार्टेड इंपोर्टिंग पेपर। और ये कहां से करें? नॉट डायरेक्टली चाइना बट हम वेस्टर्न एशिया से कर रहे हैं। चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है वेस्टर्न एशिया को और वेस्टर्न एशिया से यहाँ पे आ रहा है। और बेसिकली क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने देख लिया था अर्लियर जो गुजरात जो रीजन था और जो इस टाइप के जो वेस्टर्न कोस्ट के जो रीजन थे वो ट्रेड करते थे वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया, और सॉरी आपका दैट इज द पर्शिया से या फिर वेस्टर्न एशिया से। तो इस तरीके का हमको ट्रेड होता है, वहीं से जो ट्रेड और जो मर्चेंट्स थे वो अब क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे पेपर। और उसके बाद ये देखने को मिला है कि इंडिया में भी जो पेपर था उसको फिर बनाया जाने लगा था, ठीक है, बिकॉज जब उसकी ग्रेट डिमांड आ जाएगी। तो अब जो बुक्स है बेसिकली उसको उस टाइम पे हैंड रिटन ही रखा जाता था। तो बुक्स जो थी उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट नहीं हुई थी तो हैंड रिटन होते थे, हैंड रिटन बुक्स को किया जाता था। लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम चाइना में देखें या फिर यूरोप में देखें, क्योंकि जो रेनेसा था वो हमने कहा था कि जो नेचुरल साइंस थे उसमें अकबर लैक कर रहे थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो यही रीजन था हमको साइंस में एडवांस नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर हम अलग अलग पार्ट्स में देखें, वो चाइना हो या यूरोप में, वहां पे जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो भी स्टार्ट हो गई थी। अब जो वेरियस जो बुक्स थी वहां पे प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रेस हो रही थी, लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो वो अभी भी उसको हैंड रिटन हो रहा था। ओके, सो द नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस व्हाट नॉट सो मेनी, अगर हम कंपेयर करें जो प्रिंटिंग प्रेस से प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए हम जो लिटरेचर है वो लिमिटेड क्वांटिटी में देखने को मिलती है। इट इज बिकॉज कि हमको प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास नहीं थी, हैंड रिटन बुक्स थी जो कि काफी टाइम लगता था उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल पूरा करने में, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें वेरियस मिनिएचर्स पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी उसको इलस्ट्रेट करने के लिए। ओके, नाउ जो पर्शियन बुक्स थी अगर हम उनकी बात करें तो उनमें वेरियस ब्यूटीफुल पर्शियन स्क्रिप्ट्स का यूज होता था, ठीक है। जो वेरियस पर्शियन बुक्स हैं उसमें
पर्शियन स्क्रिप्ट का यूज होता था। अब व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, इट इज बिकॉज कि जो ताजमहल है वहां पे जो वर्सेस है वो नास्तालिक में लिखी हुई है, नास्तालिक जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो नास्तालिक जो है वो एक पर्शियन स्क्रिप्ट है, वेरी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है ये। और साथ ही साथ जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो भी काफी कॉमन थी, बिकॉज इस टाइम पे हमने देखा था कि जो बुक्स हैं या फिर जो लिटरेचर है वो सिर्फ पर्शियन में ही नहीं, बट जो संस्कृत है, हिंदी है, उसमें भी एमर्ज हो रही थी। तो देवनागरी स्क्रिप्ट विद रिस्पेक्ट टू द संस्कृत एंड हिंदी। नेक्स्ट सब टॉपिक इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर देखते हैं अंडर अकबर। तो जो अकबर का कोर्ट था और उनका जो रेसिडेंस था वो लोकेटेड था दिल्ली एंड आगरा में। बट अकबर ने ये डिसाइड किया था कि वो एक बिल्ड करेंगे न्यू सिटी, और जहां पे वो अपनी कैपिटल भी शिफ्ट करेंगे। अब ये जो न्यू सिटी की जो लोकेशन थी बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, और सिंपली मैं कहूं कि वहां पे उसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस था वो भी बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये फतेहपुर सिकरी होगा। अब ये जो फतेहपुर सिकरी है ये आगरा के पास है। अब मेन इस लोकेशन को चूज करने का क्या रीजन था, बिकॉज ये जो साइट थी एसोसिएटेड थी विद द ग्रेट सूफी सेंट सलीम चिश्ती। सो इट वाज एसोसिएटेड विद द ग्रेट सूफी सेंट सलीम चिश्ती, जिनको जो अकबर थे वो ग्रेटली रिस्पेक्ट करते थे। यहां पे हमको देखने को मिला है कि मैग्निफिशिएंट पैलेसेस देखने को मिले हैं, पेविलियंस देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ यहां पे जो मटेरियल यूज करते थे वो रेड सैंड स्टोन से वेरियस बिल्डिंग्स बनी है। रेड सैंड स्टोन से काफी ज्यादा इसका यूज हुआ है। और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है फतेहपुर सिकरी में, यहाँ पे हमको ब्लेंड देखने को मिलता है। अब ये जो ब्लेंड है वो सच एज म्यूजिक की तरह, आर्ट की तरह, यहाँ पे पर्शियन ब्लेंड है, साथ ही साथ सेंट्रल एशियन, और ऑब्वियसली जो इंडियन ब्लेंड है वो हमको देखने को मिलता है, बिकॉज जो वर्कर्स थे वो मेजोरिटेडली इंडियंस थे। ओके, ये ब्लेंड हमको हुमायूंस टॉम्ब में भी देखने को मिलता है। हुमायूंस टॉम्ब जो कि अकबर ने अपने फादर के लिए बिल्ड करी थी इन दिल्ली। ना इस टाइम पे अगर हम टूम्स में देखें तो हमको एक ग्रेट डिफरेंस देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू दी अर्लियर टूम्स जो कि सल्तनत पीरियड्स में थी। अभी आर्किटेक्चरल स्टाइल में भी, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ न्यू एलिमेंट्स भी ऐड होते हुए देखने को मिलता है। नाउ जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे, नो डाउट इंडियन फीचर्स उसमें ऐड किए गए थे, ये जो टूम्स थे, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यू एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, सच एज मिडिल ऑफ अ लार्ज वेल लेआउट गार्डन। ठीक है, तो एक गार्डन, उसके बीच में बेसिकली हमको देखने को मिलता है बिल्डिंग्स का। और दूसरी जो चीज है यहाँ पे जो एंट्रेंस है, जो गेटवे है, उसको बहुत ही ज्यादा मैसिव बनाया जाता था। तो एक तो एलिमेंट हो गया गार्डन, दूसरा जो गेटवेज हैं वो भी बहुत ज्यादा मैसिव बनाए जाते थे। वो एक अपने आप में ही एक तरीके का मॉन्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब ये जो गार्डन है एंड जो गेटवे है बेसिकली वो ऑल ओवर मुगल टाइम्स के जो हमको टॉम्ब्स देखने को मिलते हैं उनमें हर जगह हमको इनके एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो फाउंड इन ऑल मुगल स्टाइल टॉम्ब्स। ओके, अब ये जो मुगल आर्किटेक्चर है यहाँ पे इस टाइम काफी ज्यादा जो फीचर थे बेसिकली अर्लियर इंडियन स्टाइल से थे, सच एज स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गया जो कि एंट्रेंस पे लोकेटेड होता था। एट द सेम टाइम जो मुगल स्टाइल था उसने भी इन्फ्लुएंस किए थे जो पैलेसेस थे और जो टेम्पल्स थे जो कि हिंदू रूलर्स बनाते थे। तो ये जो बेसिकली हमको जो एक तरीके के एसिमिलेटरी अप्रोच जो देखने को मिली है, जो न्यू एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मुगल ने इंडियन से अडॉप्ट किए हो या फिर जो इंडियन रूलर्स थे, हिंदू रूलर्स थे, उन्होंने मुगल से अडॉप्ट किए हो, तो वेरियस हमको देखने को मिलते हैं। अब इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमको राजपूत पैलेसेस में। जो राजपूत प्रिंसेस हैं वो अपने जो बेसिकली जो आर्किटेक्चर बनाते थे उनमें मुगल का इन्फ्लुएंस क्लियरली विजिबल है। इवन अगर कोई टेंपल भी देखें तो वहां पे एक ग्रेट एग्जांपल आता है, दैट इज द गोविंद देव टेंपल, जो कि लोकेटेड है वृंदावन में। ओके, और वो वहां पे रेड सैंडस्टोन का काफी ज्यादा यूज किया गया है, जैसा मुगल की उस टाइम में आर्किटेक्चर्स में किया जाता था, और यहाँ पे मिक्स्ड स्टाइल देखने को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक इज अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अब ये एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, देखते हैं। तो वन ऑफ द बिल्डिंग्स जो कि फतेहपुर सिकरी में जो बिल्ड हुई थी उनमें से एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जिसका नाम है दैट इज इबादत खाना।
इबादत खाना। अब ये जो अकबर थे, इन्होंने इस बिल्डिंग को इसलिए कंस्ट्रक्ट कर पाया था कि यहाँ पे वेरियस डिस्कशंस कर पाए विद रिस्पेक्ट टू दी वेरियस रिलीजन्स। जो अकबर थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे इन दी प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजन। तो अकबर was quite interested with respect to the problems of religion। और जो अकबर थे ये सिंपली फेल्ट दैट जो अगर पर्टिकुलर मैं किसी भी रिलीजन की बात करूं, मैं अकबर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो ही फेल्ट दैट एवरी रिलीजन पॉइंटेड टुवर्ड्स द गॉड, की जो भी रिलीजन है वो पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है, गॉड की तरफ, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है, एंड देयरफॉर ही वंडर्ड व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल, फिर ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए कि वो फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स और लेकिन वो रह नहीं पाते पीसफुली विद वन अनदर। तो क्या ऐसा रीजन है और क्या प्रॉब्लम्स है, ओके। तो ही वांटेड टू फाइंड अ वे, और जो अकबर थे वो एक वे फाइंड करना चाहते थे बेसिकली जो कि कॉमन हो विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और जो कि उनको यूनाइट करे, ओके। तो यूनाइट ऑल पीपल। तो यहां पे हमको एक क्लू मिल गया कि वो एक न्यू रिलीजन को फाउंड नहीं करना चाहते थे, वो सिंपली बेसिकली एक वे फाइंड करना चाहते थे जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हो कि वो कॉमन हो ऑल रिलीजन्स और जो कि यूनाइट कर पाए ऑल पीपल को। सो इसको करने के लिए उन्होंने वेरियस टीचर्स को जो कि बेसिकली वेरियस रिलीजन से बिलोंग करते थे उनको बुलाया और उनके साथ डिस्कशंस किए, ठीक है। इसमें अगर हम देखें फर्स्ट मुस्लिम टीचर्स के साथ उन्होंने उसको डिस्कशन किया जो कि इबादत खाना में होता था। लेटर अदर रिलीजियस टीचर्स को भी उन्होंने बुलाया जो कि चाहे वो हिंदूज हो या फिर पर्शियंस हो, पारसीस, जैनास या फिर क्रिश्चियंस। तो वेरियस अदर जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको बुलाया और उनके साथ डिस्कशन किया। इनमें से इस एनसीईआरटी ने मेंशन किया है एक के बारे में, दैट इज द पोर्चुगीज गवर्नर। जो पोर्चुगीज गवर्नर थे उन्होंने एक मिशनरी को भेजा था और उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो जो मिशनरी है वो अकबर को परसुएट करे ताकि वो कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में, बट ऐसा हुआ नहीं, ओके। और साथ ही साथ जो एम्परर थे उन्होंने इनवाइट किया था बेसिकली उनको बिकॉज वो इंटरेस्टेड थे विद रिस्पेक्ट टू द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, बट उनका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होऊंगा। और ये जो उनका एक्ट था बेसिकली वेरियस लीडर्स को बुला के इबादत खाना में डिस्कशन करना विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, ये कुछ मुस्लिम जो टीचर्स थे उनको काफी ज्यादा अपसेट भी किया था उसने, ओके। लेकिन अकबर के बारे में बात करें तो अकबर ने इक्वली शो किया था रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी अदर रिलीजन्स। ऐसा नहीं है कि जो उनका रिलीजन है, ठीक है, उसी को सिर्फ और सिर्फ बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, एक सुपीरियर की तरह देख रहे हैं और जो अदर रीलर्स हैं उसको डाउन टोडन की तरह देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। उन्होंने सबके लिए इक्वली रिस्पेक्ट को शो किया था। यही रीजन था कि वेरियस अदर लीडर्स जो कि रिलीजियस डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं उनको बुला के इबादत खाना में डिस्कशन किया था। सो ये सारे डिस्कशन करने के बाद जो अकबर थे एक कंक्लूजन पे पहुंचे, बेसिकली उनको वो वे मिल गया था जिससे वो क्या कर पाए, यूनाइट कर पाए सारे लोगों के लिए और वो कॉमन भी हो, ठीक है। तो सिंपली उनका जो ऑब्जेक्टिव था, फिर से मैं कहूंगा कि वो ऐसा कोई क्रिएट नहीं करना चाहते थे अपना रिलीजन, बल्कि एक न्यू रिलीजियस पाथ को फाइंड आउट करना चाहते थे जो कि किस बेस पे हो, कॉमन ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है। तो सिंपली एक पाथ को फाइंड करना चाहते थे वो। अब ये जो पाथ है, न्यू रिलीजियस पाथ है, ये किस पे बेस होगा, ये बेस्ड होगा कॉमन ट्रूथ्स पे जो कि हमको देखने को मिलेंगे ऑल रिलीजन्स में। किसी भी एक रिलीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भी उस टाइम पे प्रेवलेंट रिलीजन थे सबको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ कुछ रूल्स को भी कार्व्ड आउट करना, ठीक है, जिन्होंने और उनको बेसिकली ये जो रूल्स थे ये भी वेरियस रिलीजन से लिए गए थे। अब ये जो रिलीजियस पाथ था इसको लेटर रिफर किया गया एज अ दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, या फिर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो सिंपली आ जाएगा इसका डिवीन मोनोथीज्म। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, वेरियस एग्जामिनेशन में आ चुका है। सिंपली इजी क्वेश्चन आया तो दीन ए इलाही किससे रिलेटेड है, या फिर कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाएगा कि एक न्यू रिलीजन है, किसने फॉर्म करवाया था, ठीक है, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, इस तरीके से, ओके। दैट द रिलीजन ऑफ द वन गॉड। अगर डिवीन मोनोथिज्म की मैं उसको फिर से फर्दर उसको सिंप्लीफाई करूं तो इसका निकल के आता है रिलीजन ऑफ द वन गॉड और सिंगल गॉड, डिवाइन मोनोथीज्म या फिर दीन ए इलाही कह सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो अकबर थे उन्होंने डिक्लेयर किया था और सिंपली कि वो एक स्पिरिचुअल गाइड है, तो इसके अंडर में अकबर डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल गाइड। वो एक स्पिरिचुअल गाइड के तरीके से काम करेंगे जो कि गाइड करेंगे
जो भी इनके पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब करे थे वेरियस रूल्स जो कि इनके न्यू रिलीजियस पाथ से रिलेटेड थे, सच एज कि उन्होंने पीस और टॉलरेंस को काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया था, पीस एंड टॉलरेंस को, कि ये जो टू वर्चूज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि बेसिकली यूनिटी प्रिवेल करने में अमंग द वेरियस रिलीजन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने डिस्करेज किया था किलिंग्स ऑफ एनिमल्स, किलिंग्स ऑफ एनिमल्स को भी उन्होंने डिस्करेज किया था, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो पर्सन है और जो पीपल हैं जो इस न्यू रिलीजियस पाथ को फॉलो कर रहे हैं वो मीट ईटिंग को स्टॉप कर दें, ओके। और कुछ दिनों के लिए ही सही, ईयर में अगर वो पूरे ईयर के लिए ना कर पाए, कुछ दिन उसमें से चूज कर लें जिनके दिन वो लोग मीट ना खाएं, ओके। साथ ही साथ जब उनका जो टॉलरेंस का जो बेसिकली था वो हमको देखने को मिलता है कि जो क्रूअल पनिशमेंट थे सच एज मिटिलिएशंस ऑफ दोज जो कमिट करते थे क्राइम्स को, वो भी बेसिकली क्या किया गया कि उनको भी अब वो नहीं किया जाता था, क्रूअल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, बिकॉज अकबर वर अंडर द इंप्रेशन दैट कि ये जो क्रूअल पनिशमेंट है उनको बेसिकली या फिर सिंपली डेटर तो कर देगा लेकिन उनको रोक नहीं पाएगा। तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे जो क्रिमिनल जो है उसको रियलाइज किया जाए कि उसने गलती करी है, सो दैट बेसिकली वो आने वाले टाइम में उसको रियलाइज हो और वो कुछ ऐसा गलत ना करे, रेदर देन सिंपली उसको म्यूटिलेट या फिर उसका कोई भी हाथ काट दिया या फिर पैर काट दिया इस तरीके से। और साथ ही साथ उन्होंने स्ट्रांगली डिसअप्रूव करी थी उस टाइम की जो सती प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। जो सती प्रैक्टिस थी उसको भी उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, एक तरीके का ईबस था। और सती क्या है बेसिकली, जो विमेन थी वो सती हो जाती थी ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड और फ्यूनरल पायरे में उनको बैठा दिया जाता था। साथ ही साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वेनिरेशन, ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेनिरेशन, अब ये सन हो चाहे जो फायर हो एंड लाइट इन हिज रिचुअल्स में, और ये उस टाइम में काफी रिफॉर्मेटिव स्टेप्स था। नाउ जो एक्सेप्ट करा था और जो उनकी इस बात को जिन्होंने एक्सेप्ट किया था और सिंपली अकबर को अपना स्पिरिचुअल गाइड माना था, वो करते थे सिंपली एक तरीके की बेसिकली ओथ लेते थे कि वो जो प्रिपेयर करेंगे अपनी और सिंपली वो सेक्रीफाइस करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को, ऑनर को एंड रिलीजन्स एंड देयर लाइफ फॉर दी एम्परर, ठीक है। जो उनके रिलीजियस पाथ को फॉलो करते थे तो वो करते थे उनके लिए कि वो सेक्रीफाइस करेंगे अपने एम्परर के लिए। अब क्या क्या करेंगे, सेक्रीफाइस प्रॉपर्टी, उनका ऑनर, उनका जो रिलीजन है जो वो फॉलो कर रहे हैं, और किसके लिए, बेसिकली फॉर द लाइफ ऑफ देयर एम्परर। तो इस तरीके से अपना स्पिरिचुअल लीडर मान के ये लोग सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नाउ अब ये क्वाइट एविडेंट था कि ऐसा नहीं था, ये जो रिलीजियस पाथ था सारे लोगों ने ही अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। सो सिंपली देखने को मिलता है कि नॉट ऑल द पीपल जो कि कोर्ट में थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अकबर को अपना दैट इज स्पिरिचुअल गाइडेंस। लेकिन कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सच एज जो राजा बीरबल थे, उनकी अगर हम बात करें, वो बेसिकली एम्परर के काफी ज्यादा फेवरेट थे और एक इसके जो ये जो रिलीजियस पाथ था उसके सिंसियर फॉलोअर्स थे। अदर ऑन दी अदर हैंड जो बेसिकली सिंपली उन्होंने इस न्यू पाथ को इसलिए ज्वाइन किया था कि वो प्लीज करना चाहते थे एम्परर को। साथ ही साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमको देखने को मिलते हैं, अगर मैं बात करूं दैट इज राजा मान सिंह, जो कि एक इंपॉर्टेंट अकबर के कोर्ट में अथॉरिटी थे, ठीक है। तो उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था, ठीक है। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि बेसिकली सिंपली डिसअप्रूव किया था, उन्होंने कहा था ओपनली कि बेसिकली क्या है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, ये जो न्यू रिलीजियस पाथ है। नाउ अकबर ऑन दी अदर हैंड उन्होंने रिस्पेक्ट करी थी सबकी फीलिंग्स, और जो बेसिकली इसमें नहीं आना चाहता था उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। और ही डिड नॉट सिंपली इंसिस्ट दैट कि आप मेरा जो रिलीजियस जो पाथ है उसको फॉलो करो ही करो। इवन जो सम ऑफ जो मुस्लिम नॉवेल्स थे यहाँ पे काफी वरी देखने को मिलते हैं, बिकॉज वो ये सोच रहे थे कि जो अकबर है, ये जो उनका एक्ट है न्यू रिलीजियस पाथ का बेसिकली जिसमें वो यूनाइट करना चाहते हैं सब रिलीजन को, पीसफुली रहे और टॉलरेंस रहे, ये डिस्ट्रॉय करेगा इस्लाम को। तो जो कुछ ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक एलिमेंट्स, दे वर अंडर द फियर दैट इनका जो ये एक्ट है जो अकबर का बेसिकली न्यू रिलीजियस पाथ, ये कहीं ना कहीं इस्लाम को डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय इस्लाम। बट
जो अकबर थे उन्होंने प्रोक्लेम किया था इनका न्यू रिलीजियस टीचिंग्स, और बेसिकली ये भी कहा था कि ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को। ओके, साथ ही साथ अगर हम देखें बेसिकली तो वो चाह क्या रहे थे, इस जो न्यू रिलीजियस पाथ था वो यूनिटी को अचीव करना चाहते थे इन दी कंट्री। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इनका जो दीन इलाही का था दैट इज टू अचीव यूनिटी इन दी कंट्री। तो ये एक अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव था दीन इलाही का। सिंपली अगर आता है तो प्लीज यहाँ पे अगर यूनिटी से रिलेटेड कोई भी जो आपको ऑप्शन मिलता है तो वो एक हमारा मोस्ट बेसिकली क्या हो जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से जो तीनों अलाई है इनका ये अटेम्प्ट था कि किस तरीके से जो पीपल है, ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं उनको एक साथ लाया जाए, ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर, यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अकबर के एस्टिमेट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, थोड़ा सा इवैल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक है, और सिंपली कंक्लूड कर लेते हैं। तो नो डाउट अकबर वाज अ ग्रेट रूलर, ठीक है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग ही वाज अ ग्रेट रूलर, और उन्होंने होल ऑफ इंडिया जो था अगर हम देखें तो उसके सब कॉन्टिनेंट को एक तरीके से बेसिकली वास्ट एम्पायर को रूल किया था। अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो मेंटेन करके रखा था। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा कंसर्न करते थे अपनी कंट्री के लिए और जो उनके सब्जेक्ट्स थे या फिर सिंपली कहो वहां पे जो लोग रह रहे हैं, और वो उनको ये लगता था कि जो रूलर है वो एक तरीके का गार्जियन होना चाहिए, गार्जियन टू हिज सब्जेक्ट्स बेसिकली। और सिंपली अगर मैं कहूं तो वो वेलफेयर ओरिएंटेड मोनार्क थे। ठीक है, तो वेलफेयर जो था उनके लिए काफी ज्यादा मैटर रखता था कि जो मेरे हैं जो लोग हैं जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए। ओके, सो वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अगर हम इनको कंपेयर करें अशोका से, ठीक है, जो सेम आइडिया रखते थे, ठीक है, और बेसिकली जो अशोका से उनके जो एडिक्ट्स में उनको हमको क्या देखने को मिलता है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। इसी तरीके से जो अकबर थे बेसिकली वो भी अगर हम कहें तो ये जो कहीं जो नोशन है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन अशोका का, कहीं ना कहीं वो उससे एग्री करते हैं। अकबर का जो ड्रीम था, एक जो ग्रेट ड्रीम था कि जो इंडिया है उसको किसी भी बेसिकली किसी भी कीमत में अगर मैं कहूं कि यूनाइट किया जाए, और सिंपली वहां के जो लोग हैं वो एक तरीके से देखें कि वो बिलोंग करते हैं एक कंट्री को, सिंपली यूनाइटेड एज अ वन कंट्री, जो उनका एक ग्रेट ड्रीम था। तो अकबर्स ग्रेट ड्रीम वाज ग्रेट ड्रीम इंडिया should be united as a single country or as a one country। ओके, साथ ही साथ अब ये किससे अचीव होगा, जब जो लोग हैं वो बेसिकली जितने भी उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, चाहे वो रिलीजन का हो या फिर रीजन का हो, और वो इस सब चीजों को छोड़ दे और सिर्फ थिंक करें कि जो वो लोग हैं बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पीपल ऑफ इंडिया हैं। तो एक तरीके का जो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं कि अपने आप से पहले आप नेशन के बारे में सोचो जहां पे आप रह रहे हो, ठीक है, कि आप पीपल ऑफ इंडिया हो। इसी तरीके से जो यूनिटी है वो अचीव हो पाएगी जब आप अपने रीजन को ना देखोगे, ना ही रिलीजन को देखोगे, और सबको कंसिडर करोगे कि हम एक पार्ट है लार्जर ग्रुप का जो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया को, तभी ये यूनिटी अचीव हो पाएगी। और साथ ही साथ ड्यूरिंग हिज ओन रेन उन्होंने बेसिकली सक्सीड किया था टू सम एक्सटेंट इस ऑब्जेक्टिव को बेसिकली करना, किसके थ्रू, वेरियस उन्होंने जो रिलीजियस पाथ को फाइंड आउट किया था, या सिंपली जो उनके जो वेरियस हमको एक्ट्स देखने को मिलते हैं वो भी इसी के लिए, और इस तरीके से वो काफी सक्सीड भी हो पाए थे इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। लेकिन इनके जो डेकेडेंट्स तैयार किए, इनके जो सक्सेसर थे बेसिकली उन्होंने इस जो पॉलिसी थी इसको कंटिन्यू नहीं रखा। ओके, और औरंगजेब की जो बात करें वहां पे जो हमको रिलीजियस जो टॉलरेंस देखने को मिलता था अंडर मुगल एम्परर्स वो भी हमको उस टाइम पे देखने को नहीं मिलता है। ओके, साथ ही साथ जो अकबर थे ऑल्सो बिलीव दैट कि जो इफ जो पीपल है अगर ये जो न्यू टीचिंग को फॉलो करेंगे तो हम जो यूनिटी एंड जो पीस का जो ऑब्जेक्टिव है इजिली उसको अचीव कर लेंगे। और यही उनका एक वीक पॉइंट था इनकी थिंकिंग प्रोसेस में, बिकॉज जो यूनिटी और जो पीस है सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब एवरीवन बिलीव्स इन इट्स एंड वर्क फॉर इट। ठीक है, जब सब लोग सोचेंगे एक जैसा, ऐसा नहीं है कुछ लोग अलग सोच रहे हैं कुछ लोग अलग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे इनको ये जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था उसको एक वीक पॉइंट की तरह भी कंसिडर किया गया है। वीक पॉइंट इट वॉज मेंशन इन दिस एनसीईआरटी। ओके, और साथ ही साथ अगर मैं कहूं इट कैन नॉट कम बाय फॉलोइंग द वन मैन इवन इफ ही इज द रूलर, कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं या फिर सिंपली एक रूल फॉलो कर रहा है लेकिन वो सबसे हाईएस्ट मोस्ट अथॉरिटी है या फिर वो एम्पररी क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके फॉलो से ऐसा नहीं होगा जो वो चाह रहे थे, यूनिटी एंड पीस इन इंडिया। ओके, नाउ अकबर जो है वन ग्रेट क्वालिटी भी उनको देखने को मिलती है, वो काफी ज्यादा फियरलेस थे। ही वॉज अ
फियरलेस पर्सनालिटी, साथ ही साथ वो काफी बोल्ड भी थे और करेजियस भी थे इन इस फिजिकल फीट्स में, बिकॉज वो रोड करते थे और टेम करते थे एंग्री एलिफेंट्स को, या फिर ओनली दैट ही ऑल्सो शोड करेज जब कोई अपोज करता था सिंपली, या यूज करता था या एब्यूज करता था अपनी पावर या कुछ ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट करके कि वो रिस्ट्रिक्ट कर पाए ये जो न्यू आइडियाज है, या फिर जो प्रिवेंट कर पाए कोई चेंज आ रहा है सोसाइटी में जो कि वेलफेयर है इंडियन सब्जेक्ट्स के लिए या फिर इंडियन थिंकिंग के लिए, तो वो उसको भी अपोज करते थे भले ही उनका वो कोर्ट मेंबर ही क्यों ना हो। ओके, साथ ही साथ ही वॉज क्वाइट फियरलेस, और फियरलेसनेस मोर एप्रोप्रिएट टू से बेसिकली, जो कि उनकी ऑनेस्टी से आता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा ऑनेस्ट थे, और ये एक उस टाइम के जो एम्परर थे वहां पे हमको एक रेयर क्वालिटी देखने को मिलती है। ओके, और फाइनली अकबर डाइड इन द ईयर 1605, और उसके बाद उनको टोम में बरी किया जाता है, जो कि इवन उन्होंने स्टार्ट करी थी बिल्ड करवाना, लोकेटेड सिकंदरा, जो कि नियर आगरा है। और इनकी जो टोम है वो रिप्रेजेंट करती है पर्सनैलिटी ऑफ द एम्परर, जो कि बेसिकली मैं कह सकता हूं कि सिंपल एंड येट imposing. So with this we completed this chapter. It was a quite important and interesting chapter. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.